अक्सर इस टाइम पे बच्चे गलती करते हैं कि वो रिवीजन नहीं करते। देखिए आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। आप लोग क्या करते हैं कि नए नए दोस्तों से मिलते हैं और नया सिलेबस देखते हैं और आपको लगता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए इस बार आपका ऑप्शन जो है दुगुनी कर दी गई है, आपको ये बात मालूम होगा। अब दुगुनी मतलब अगर आपका 15 चैप्टर है तो अगर आपका 7 चैप्टर भी अगर कंप्लीट है तो इसका मतलब है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है। इसलिए दोस्तों आप लोग रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन करेंगे आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 10 साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। आप कम से कम वीडियो को 2 से 3 मिनट देखिए या फिर कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी इसकी वर्गता त्रिज्या की होती है। काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वर्गता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है, दुगनी होती है, कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी, आधी। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वर्गता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। आप लोग बताइए लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? यानी कि बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा होता है, कैसा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आप लोग बताइए सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब या फिर दोनों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब। तो सिनेमा के प्रतिबिंब पर जो है यानी कि सिनेमा के पर्दे पर जो है आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए नंबर राइट होगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? आप लोग बताइए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों जितना कि आप लोग पढ़े हैं। ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, उत्तल। तो मानव नेत्र में यानी कि मानव का जो आंख होता है, मनुष्य का आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? आप लोग बताइए प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ जो है सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग, हरा रंग, किस रंग? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका लाल रंग। तो प्रकाश के लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है? आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि तारों का जो चमकना है वो वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर होगा ऊपर से नीचे की ओर वायु की अपवर्तनांक बढ़ता है। यानी कि वो गुण क्या है? ऊपर से नीचे की ओर वायु की अपवर्तनांक बढ़ता है, इसी पर तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के इसी गुण पर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया आप स्क्रीनशॉट या फिर नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। दोस्तों आप लोग बताइए विद्युत शक्ति एसआई मात्रक कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका वाट। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आप लोग बताइए आमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों श्रेणी क्रम। तो हम लोग आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं यानी कि सीरीज में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? आप लोग बताइए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या फिर रासायनिक प्रभाव? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए, ऊष्मीय प्रभाव। तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें, तो आप लोग बताइए चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होती है? परिमाण होती है, दिशा होती है या फिर दोनों होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सी, परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो है ये दोनों होती है, परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। आप लोग बताइए पृथ्वी पर ऊर्जा का यानी कि एनर्जी का सबसे विशाल स्रोत कौन सा है? कोयला है, चंद्रमा है या फिर सूर्य है या लकड़ी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सूर्य। तो पृथ्वी पर कोई कोई गलती से क्या करते हैं? कोयला लगा देते हैं। आपको कोयला पर नहीं लगाना है। अब से पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा ऊर्जा होता है वो होता है दोस्तों सूर्य। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपका बायोगैस का मुख्य अवयव है। आप लोग बताइए बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? ये आपको 12 क्लास में भी पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका बी, CH4। CH4 को हम लोग मीथेन भी बोलते हैं, आपका कार्बनिक चैप्टर में है। ठीक है, तो बायोगैस का मुख्य अवयव है CH4 यानी कि मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है। आप लोग बताइए महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है तो किस ऊर्जा में? यानी कि सागरीय तापीय ऊर्जा में या फिर ज्वारीय ऊर्जा में, तरंग ऊर्जा में? तो महासागरों में जो ऊर्जा उपलब्ध है यानी कि वहां जो पाई जाती है किस रूप में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि सागरीय तापीय ऊर्जा में भी, ज्वारीय ऊर्जा के रूप में भी, तरंग
गर्म ऊर्जा के रूप में भी। तो महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है, यानी कि ये तीनों रूपों में पाई जाती है महासागरों में ऊर्जा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया हुआ है CuO प्लस H2 और उससे बना क्या Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है। देखिए उपचयन अपचयन ये सब रासायनिक क्रिया जो है आपको पूछेगा ही, बिहार बोर्ड में लगभग हर बार ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी H2। तो दोस्तों देखिए अभिक्रिया है CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए H2 के साथ O मिल गया, तो ऑक्सीजन जिसके साथ मिल जाता है उसका क्या होता है उपचयन। आप लोग ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा, O जो है यानी कि ऑक्सीजन जो है अगर मिल गया तो दोस्तों उसका क्या हो गया उपचयन, ठीक है उपचयन। और वहीं पे दोस्तों अगर ऑक्सीजन हट गया तो वहां हो गया अपचयन, यानी कि मतलब कि ऑक्सीजन अगर हट गया तो क्या हो गया हाइड्रोजन जुड़ गया। इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि जब भी H2 के साथ या फिर किसी भी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वहां पर उपचयन होता है। अगर ऑक्सीजन ना जुड़े हाइड्रोजन जुड़े, ठीक है, नहीं भी अगर ऑक्सीजन सिर्फ नहीं जुड़े तो वहां पर अपचयन, या फिर हाइड्रोजन जुड़े तो भी अपचयन। तो आपका राइट आंसर जो है बी होगा। अगर दोस्तों और भी डिटेल में आप समझना चाहते हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए डिटेल में वीडियो बना दूंगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लगभग हर बार आपको पूछता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सुहसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आप लोग बताइए सुहसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए उपचयन। मैंने अभी आपको बताया हम लोग सुहसन यानी कि O2 लेते हैं, O2 यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो उपचयन अभिक्रिया है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। आप लोग बताइए कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग हम लोग करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी सोडियम कार्बोनेट। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। ये कभी कभी आपको ऐसे भी दे देगा NO2CO3, कभी कभी आपको इस तरह से दे देगा, कभी कभी आपको नाम लिख के दे देगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी सोडियम कार्बोनेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उदासीन विलयन का pH मान होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, केमिस्ट्री का लगभग ये क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाता है। आप लोग बताइए उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, कमेंट कीजिए दोस्तों जल्द से जल्द। इसका राइट आंसर होगा आपका सी 7 के बराबर। तो उदासीन pH का मान जो है वो 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा जिसको हम लोग तूतिया थोथा भी कहते हैं, यानी कि तूतिया भी कहते हैं नीला थोथा को, का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको पूछेगा ही पूछेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका CuSO4 5H2O। आप लोग को ध्यान रखना, देखिए CuSO4 तो सभी ऑप्शन में देता है, बस आपको H2O भी याद रखना है, बस कितना H2O वो याद रखना। तो कितना है 5H2O। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है CuHO4 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 आपका पीतल है। आप लोग बताइए पीतल क्या धातु है अधातु है। काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी मिश्र धातु। तो पीतल जो है वो मिश्र धातु है, ठीक है, पीतल जो है वो मिश्र धातु है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लोहे को संचारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है। आप लोग बताइए लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए, यानी कि संचारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर हम लोग किसका लेप लगाएंगे, क्रोमियम लेपन द्वारा, या फिर एनोडीकरण के द्वारा, या फिर पेंट करके, या फिर यशत लेपन द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका यशत लेपन द्वारा। किसके द्वारा, तो यशत लेपन के द्वारा, यानी कि हम लोग यशत लेपन लगाएंगे लोहे पर तभी वह संचारित रहेगा, यानी कि संचारित हम लोग उसको रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि दोस्तों जंग लगने से हम लोग बचा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं धातुओं के ऑक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड मतलब क्या, कोई धातु ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि Na2O। Na2O मतलब क्या होगा, ये हो गया आपका सोडियम यानी कि धातु, और ये हो गया ऑक्सीजन, तो धातुओं के ऑक्साइड हो गया। अब प्लस क्या लिखा हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी बन जाती है, बस आप लोग समझिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा ही, इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछेगा ही। देखिए सबसे पहले हम लोग ले लिए धातुओं के ऑक्साइड और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट किया, यानी कि HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब क्या, HCl, ठीक है, इसके साथ हम लोग रिएक्ट किए। अब देखिए ये क्या बनाएगा, तो यहाँ पर Na है, यहाँ पर Cl है, ये NaCl मिल जाएगा, ठीक है। तो NaCl मिलकर क्या बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए धातु की क्लोराइड है, यहाँ पर भी धातु की क्लोराइड है। दो ऑप्शन तो हम लोग का गया, सिर्फ दो ऑप्शन है, धातु की क्लोराइड, धातु की क्लोराइड। ये दोनों ऑप्शन तो अब राइट होगा। अब ये दोनों में से कौन सा राइट होगा, तो देखिए यहाँ पर Na2Cl के साथ मिलकर बनाया NaCl। अब यहाँ पर बचा ये ऑक्सीजन और यहाँ पर बना बचा ये H। अब ये HO के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O यानी कि जल, ठीक है। अगर यहाँ पर O नहीं रहता, O अगर नहीं रहता दोस्तों तो हाइड्रोजन बनता H2, लेकिन वहीं पे O है और H भी है, तो HO के साथ रिएक्ट करके बनाएगा जल, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन
क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछता ही है। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके दोस्तों का कम समय में ज्यादा तैयारी हो जाएगा दोस्तों, आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं आपका यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कार्बन क्या है, आप लोग बताइए कार्बन क्या है। दोस्तों 22 का आपका राइट आंसर होगा बी, अधातु। तो कार्बन जो है वो अधातु है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन लगभग आपको पूछता है। यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, आप लोग बताइए निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका C3H4। C3H4 में जो है 3 आबंध होते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म समावयवों में व्यक्त करता है, आप लोग बताइए कौन सा युग्म है जो इसमें व्यक्त करता है। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर होगा आपका C2H5OH और CH3 बॉन्ड OH बॉन्ड CH3। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 24 का। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना जाता है। दोस्तों आप लोग बताइए आधुनिक आवर्त सारणी जो है पीरियोडिक टेबल हम लोग किसका वर्गीकरण करके बनाया गया है, यानी कि आधुनिक जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो किस पर आधारित है। तो दोस्तों 25 का आपका राइट आंसर होगा परमाणु संख्या, यानी कि बी आपका ऑप्शन राइट होगा, परमाणु संख्या। तो अभी जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है वो परमाणु संख्या के नंबर पर बना हुआ है, ठीक है। पहले हम लोग द्रव्यमान पे बनाए, फिर आपका परमाणु घनत्व पर बनाए, न्यूट्रॉन संख्या पर बनाए, लेकिन दोस्तों अभी आपका जो है परमाणु संख्या पर बना हुआ है, यानी कि एटॉमिक नंबर। चलिए दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपका, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी, आप लोग बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के जो अष्टक सिद्धांत था यानी कि अष्टक जो नियम था उसका मुख्य कमी क्या था दोस्तों। 26 का आपका राइट आंसर होगा, यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाता था। यहाँ पर ध्यान से देखिए, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम फेल हुआ था, क्यों फेल हुआ था, क्योंकि दोस्तों वो जो उसका जो नियम दिए थे वो सिर्फ हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू होता था, बाकी और किसी के लिए नहीं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, आप लोग बताइए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाया हुआ होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, आप लोग बताइए कौन है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी अंग। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए। 28 का आपका राइट आंसर होगा सी, पत्ती। तो प्रकाश संश्लेषी अंग, यहाँ पर ध्यान से देखिए प्रकाश संश्लेषण नहीं है, प्रकाश संश्लेषी है, ठीक है। तो कौन है, पत्ती है, पत्ती पर ही जो है प्रकाश संश्लेषी यानी कि वही खींचता है दोस्तों रोशनी को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन का उदाहरण आप लोग बताइए, पादप हार्मोन का कौन सा उदाहरण है, एड्रेलिन या फिर पेप्सिन या फिर ऑक्सीजन, कौन सा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑक्सीजन। तो पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीजन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, आप लोग बताइए एमिनो अम्ल के विखंडन से निम्न में से क्या बनता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका CO और NH3, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और NH3, ठीक है। तो अमोनिया, तो आपका 2 चीज बनता है दोस्तों, एक CO और एक NH3, ये दोनों चीज बनता है, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट होगा, बी और सी। तो निम्नलिखित में से एमिनो अम्ल के विखंडन से ये दोनों बनता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बताइए मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है वो किस में होता है, अमीबा में या फिर यीस्ट में या फिर दोस्तों पैरामीशियम में। तो दोस्तों 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यीस्ट में। तो मुकुलन द्वारा जो है यीस्ट में आपका प्रजनन होता है, यीस्ट में। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। ये क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग कंफ्यूज आते हैं, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, एनसीईआरटी में कुछ अलग आंसर दिया हुआ है और वहीं पे आप भारतीय वन और कोई अदर प्रकाशन का पढ़ते हैं वो अलग है, लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका 32 का वो है चिंपैंजी से, ठीक है। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, वो है चिंपैंजी से। आप लोग को राइट आंसर चिंपैंजी लगाना है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 आपका, एक नर हार्मोन है, आप लोग बताइए निम्न में से नर हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आपका वो है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो एक नर हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो है आपका एक नर हार्मोन है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ओजोन परत पर पाई जाती है, आप लोग बताइए ओजोन परत पर क्या पाई जाती है निम्न में से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है। तो दोस्तों आपका ओजोन परत में जो है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यही पाई जाती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपका, संसाधनों के
अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा? दोस्तों आप लोग बताइए, संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए, संसाधन खत्म हो जाएगी। क्या होगा? संसाधन खत्म हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपका, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? दोस्तों आप लोग बताइए, निम्न में से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक, ध्यान से पढ़िए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा आपका तीनों, यानी कि विखंडन भी, मुकुलन भी और द्विखंडन भी। तो यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। तो अलैंगिक जनन की विधि जो है विखंडन भी होता है, मुकुलन भी होता है और द्विखंडन भी होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आपका, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, मानव में डायलिसिस थैली है। आप लोग बताइए, मानव में डायलिसिस थैली है क्या? न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका नेफ्रॉन। तो मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है वो मानव में यानी कि मनुष्य में डायलिसिस थैली है। मानव मतलब दोनों दोस्तों, ठीक है, ह्यूमन, यानी कि उसमें औरत मर्द सभी जाति आ जाते हैं मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों ए, उपचयन। फिर से देखिए यहाँ पर भोजन का पचना जो है वो उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए, केचुआ। केचुआ जो है वो उभयलिंगी जंतु होता है, उभयलिंगी। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? यहाँ पर आपको कह रहा है कि पौधों में जब श्वसन के मतलब कि पौधों में जब श्वसन की क्रिया होती है तो उसी के अंतर्गत एडीपी के टूटने से, यानी कि जब एडीपी टूटता है तो उस समय ऊर्जा कितनी मुक्त होती है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन आपको याद रखना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ए, 30.5 किलो जूल पर मोल। 30.5 किलो जूल पर मोल। दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोगों का कितना आंसर राइट हुआ? आप लोग कमेंट कीजिए नीचे में, और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसी तरह का मैं आपको लेके आता रहूंगा इस चैनल पे। बस आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है तनु क्लासेस, ठीक है, तनु क्लासेस चैनल का नाम है, सर्च करना है। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसी तरह का ऑब्जेक्टिव कराते हैं दोस्तों। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई तो यहाँ पर आपको तैयारी होगी, और दोस्तों आपको आंसर की भी सबसे पहले मिलेगा, और जब तक आपका परीक्षा नहीं हुआ था तब तक यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाएगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए और